गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में जैव विविधता कैसी है। जैव विविधता शब्द को समझेंगे, कुछ टफ शब्द है जिसको हम लोग डिकोड करेंगे और इस चैप्टर में ये समझेंगे कि हमारे यहाँ जैव विविधता कितनी है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, कितनी परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य या नेशनल पार्क कहाँ है। बहुत सारी बातें हम जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से हम लोग के साथ बने रहिए। मैं गीता आपको ये क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बताऊंगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और है, मैंने यहाँ पर स्लाइड में आपके किताब से लेकर के डाला है और इसी को मैंने पॉइंट वाइज पढ़ाने के नजरिए से डाला है। ठीक है, आप इसको सीधे अपनी किताब से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये किताब में किस तरह से दिया है। मैंने इसको पॉइंट्स इसलिए लिखा है कि आप बाद में इसका पॉइंट्स बना सके। ठीक है, आपके बुक में सीधा सबसे शुरू में दिया है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वर्ट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों एक दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। अब आपको पता होगा कि इस धरातल पर हम लोग सिर्फ अकेले मानव नहीं है, है ना। इस धरातल पर सिर्फ हम लोग अकेले मानव नहीं है, हमारे साथ बड़े से बड़ा प्राणी जैसे ब्लू व्हेल, हाथी, मछली, जंगली जानवर, छोटे से छोटा प्राणी जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, जो ये सभी रहते हैं। ठीक है, क्या है, ये सभी रहते हैं और ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं क्या है, ये पूरे जीवधारी हम लोग एक साथ रहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं जैव विविधता। ये जो शब्द है जैव विविधता, इसका सामान्य मतलब क्या है? इसका सामान्य मतलब है कि जितने जैव का 2 शब्द से बना है, जैव और विविधता। कौन से? जैव विविधता 2 शब्द से बना है, जैव 2 शब्द से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव मतलब जीव, है ना, विविधता मतलब विभिन्नता। ठीक है, मतलब जीवों में विभिन्नता। जैसे मानव एक जीव है, पशुओं में शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, गीदड़ एक जीव है। सांप में रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, सरीसृप में आते हैं, सांप है, केचुआ है, मगरमच्छ है। ठीक है, ये एक आते हैं। पेड़ पौधों में है, साल है, सागवान है, शीशम है, डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, जीव जंतुओं में जो पानी में रहते हैं अलग, जो धरातल पर रहते हैं अलग, बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस है, सब। तो ये जो डिफरेंट तरह के इतने सारे जीव हैं, इन जीवों में जो विभिन्नता है इसे क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, इस शब्द से हम लोग क्या समझे, इसे क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। इन सभी जीवों में मानव भी उसका एक क्या है? हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। ठीक है, ये जो शब्द बोला कि जिसका हम एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर है, किस तरह से हम जैव विविधता विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं, है ना। क्या हम अकेले जिंदा रहेंगे और बाकी सारे जीव जंतु हैं वो नहीं रहेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि हम इन सब के साथ, हमको इनकी जरूरत है। अभी सपोज देखिए, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, हमें भोजन की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? भोजन की जरूरत है। भोजन में हम क्या करते हैं? चावल, गेहूं, दाल, है ना, मांस, मछली, दूध, अंडा। क्या हम लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ों पर निर्भर नहीं है? हाँ, अगर हमको चावल खाना है तो हमको चावल के प्लांट के धान उगाना पड़ेगा। गेहूं अगर भोजन के रूप में ले रहे तो गेहूं उगाना पड़ेगा।
दालों की विविध प्रजातियों को उगाना पड़ेगा। मांस के लिए हमें मुर्गी, बकरी पालना पड़ेगा। ठीक है, मछली पालन, मछली को पालना पड़ेगा जिससे हमें और पोषक तत्व मिले। अंडे के लिए मुर्गी को पालना पड़ेगा, दूध के लिए गाय को पालना पड़ेगा। ये तो मैं वो प्रजातियां बता रही हूँ जो आपने देखा है, जैसे पौधों से, पेड़ों से हमें खाने के लिए फल फूल अनाज मिलते हैं और जानवरों से दूध, मांस, मछली मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप दूध से दही खा रहे तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इस पर आप निर्भर है, उसके बिना दही तो जम नहीं सकती है। जम सकती है भला? नहीं जम सकती है। जो क्या बोलते हैं, शराब आप पीते हैं, उसके लिए भी एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम लोग जितनी चीज खाते हैं, पीते हैं और जो हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके संगठन के लिए भी एक जीवाणु चाहिए। तो आपको जीवित रहने के लिए इन सब की भागीदारी है। तो जैव विविधता के कारण हमारा जीवन अस्तित्व में है। ये लाइन यही बोला कि हमें अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए वायु, हमें सांस लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने जीव की विविधता बताई। जैव विविधता बच्चों जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। अजैविक का मतलब होता है जैव विविधता में जैविक और अजैविक, जिसमें जीवन विविधता अजैविक। अजैविक में क्या आएगा? वायु, जल, मृदा, है ना? वायु, जल, मृदा और भी जिनमें जीवन नहीं है ये भी। ठीक है, ये सब भी आएंगे। तो ये सब भी हम लोग वायु के बिना जीवित रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं। इन पौधों को किस में उगाएंगे? मिट्टी में उगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को जीवन जीने के लिए जैविक हो चाहे अजैविक हो, हम दोनों पर निर्भर रहते हैं। जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं, मैं बताइए, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर हम सभी रहते हैं। देखिए बच्चों, एक शब्द इसमें ये आया, पारिस्थितिकी तंत्र। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? सभी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जहां जैविक समुदाय, जीवित चीजें जैसे पेड़, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव अपने जैविक पर्यावरण, निजी चीजें जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर एक दूसरे से प्रभावित करते हुए संतुलन बनाते हैं। बच्चों, जैव विविधता में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें क्या होता है? जो जीव है ना, जो जीव है वो अजीविक, वो अजैविक, जो जीव है वो क्या है? अजैविक तंत्रों के साथ क्या करता है? समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? देखिए, जीव यानी मान लीजिए मनुष्य है, अजैविक मान लीजिए वायु है, जल है, मिट्टी है। ठीक, मनुष्य जब वायु, जल, मिट्टी, मनुष्य जीवित चीज है, वायु, जल, मिट्टी जो है वो अजैविक चीज है। जब मनुष्य जीवित चीज अजैविक के साथ मिल करके आपस में एक संतुलन बनाता है, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब हमें ऐसा तंत्र चाहिए, एक ऐसा तंत्र जहां पर मनुष्य अजैविक चीजों के साथ मिल करके, जैसे वायु नहीं हुई तो हम सांस नहीं ले सकते, पानी नहीं हुई तो हम पी नहीं सकते,
पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हम खा नहीं सकते। तो पूरी तरह हम लोग एक संतुलन बनाए हुए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पारिस्थितिकी, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या बोला कि जीवित ही नहीं हम अजैविक, जीवित ही नहीं अजैविक चीजों के साथ मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, जिसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों का इस पारिस्थितिकी तंत्र में वनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों वनों का महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि वन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक। बच्चों एक छोटा छोटा वर्ड है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैव विविधता किसे कहेंगे? जीवों में विविधता, जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें जीव अजैविक घटकों के साथ मिलकर संतुलन बना के रहता है। अब दूसरा वर्ड है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक मतलब क्या होता है? देखिए, प्राथमिक उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हम लोग प्राथमिक उत्पादक नहीं है बच्चों, हम लोग सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वहां पर हम लोग चावल दाल तो मैडम खुद बनाते हैं, नहीं। चावल दाल बनाते हैं बच्चों, तो चावल को भी तो हम लोग प्लांट से उगाते हैं तभी तो बनाते हैं, ऐसे ही तो नहीं बन जाता है। बट पेड़ पौधे जो होते हैं वो किसी और से नहीं, सूर्य की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादक कहेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला उत्पादक क्या है? प्राथमिक। हम लोग तो पेड़ पौधों पर निर्भर है ना, हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है, हम लोग प्राथमिक उत्पादक नहीं है। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। बच्चों पहले जो वर्ड था ये कि पारिस्थितिकी तंत्र में वनों का मुख्य योगदान है। मैं आपको समझाई कि वनों का मुख्य योगदान क्यों है, क्योंकि वन जो है वो प्राकृतिक उत्पादक है। वन हमें क्या देते हैं? शुद्ध वायु देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। वन हमें फल फूल देते हैं जिससे हम पौष्टिक भोजन मतलब फल फूल ग्रहण करते हैं। वन हमें पेड़ों के छाल, पत्तियां, जड़, कंद मूल बहुत कुछ देते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादक के रूप में वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता। अब मैं आपको जब जैव विविधता समझा रही थी तो ये समझाई, ये बात है कि वन्य जीव और कृषि फसल में क्या है? जैव विविधता ज्यादा है ना बच्चों। जैव विविधता, बहुत सारी विविध प्रजातियां हैं। किसमें है? वन्य जीव, वनों में जो जीव रहते हैं उसमें, और जो कृषि के जो पौधे हैं उनमें बहुत अधिक जैव विविधता है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु आत्मनिर्भरताओं के कारण जटिल जाल। देखिए ये आकार और कार्य में अलग अलग है, लेकिन ना हम लोग इसको जब पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत गुथा हुआ है, हर चीज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, हर चीज आपको समझ नहीं आएगा। देखिए भारत में, अब इसको हम लोग समझेंगे कि भारत में जैव विविधता कैसी है। अब हम लोग देखिए, मान लीजिए हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे पूरे पृथ्वी को, ठीक है, पूरे पृथ्वी को समझेंगे। तो मान लीजिए ठीक है बच्चों, ये जैव विविधता सब जगह है ना। जैव विविधता जो है ये सब जगह है, जैव विविधता सब जगह है, ठीक है, पौधे, पेड़ पौधे, प्लांट्स, ठीक है, जैव विविधता सब जगह है। हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग अपने भारत के संदर्भ में समझेंगे कि जैव विविधता कहाँ कहाँ है, भारत में कितना जैव विविधता है, ठीक है बच्चों। देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात मतलब क्या होता है बच्चों? वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है,
प्राणी जात क्या होता है बच्चों? प्राणी मतलब जीवधारी, जीव जंतु, है ना। तो भारत में प्राणी, वनस्पति जात और प्राणी जात किस तरह से है और इसमें कितनी विविधता है। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देश है। बच्चों इसका जो लोकेशन देखिए भारत, ये ना इक्वेटर यहां से जा रहा है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर यानी बच्चों विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा, है ना। और यहां से जाती है 23.5, 23.5 डिग्री उत्तरी क्या जाती है? ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। बच्चों यहाँ जो विषुवत रेखा है ना, यहां से यहां का जो एरिया है ये बहुत अधिक बारिश और पानी का जगह है ना। सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है और सीधे पड़ने के कारण यहाँ वर्षा बहुत होती है और वर्षा होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत उगते हैं। और हम लोग देखे थे ना, पेड़ पौधे और कृषि में विविधता अधिक पाई जाती है, इसीलिए भारत जो है इसमें जैव विविधता से भरा हुआ जगह है। भारत में क्या है? जैव विविधता से भरा हुआ जगह है, यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता है। ठीक है बच्चों, यही बताने का प्रयास किया गया है कि जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में बच्चों भारत है। ठीक है, यहाँ विश्व की सभी जैव उपजातियों का लगभग 8%, मतलब ये जो 100% जैव विविधता है, यहाँ पर 8% जैव विविधता जो है वो भारत में ही है। ठीक है, इसके बाद लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये 8% बच्चों, बाकी जो है संख्या में इसका क्या है? 16 लाख। कितना है बच्चों? 16 लाख। अब यह संख्या अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2-3 गुना अधिक है। जितनी प्रजातियां बच्चों खोजी जा रही है उसका 2-3 गुना अधिक हमारे भारत में ही पाई जाती है। पाई क्यों जाती है बच्चों? मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधन हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चों मैंने पहले ही बताया कि वन और वन्य जीव संसाधन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। हवा है, वायु है, दूध है, पानी है, हर चीज के लिए। ठीक है, ये संसाधन हमारे जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि अक्सर हम इनका कद्र नहीं करते। बात तो सही है, कद्र नहीं करते। देखो बच्चों, ये जो प्लांट उगते हैं ना, ये जो प्लांट उगते हैं, धान की खेती होती है ना, धान की खेती होती है। देखो, धान की खेती जब होती है तो ये मिट्टी के नीचे ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, या क्या करते हैं? ऊपर और नीचे आना जाना करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे आना जाना करते हैं। तो क्या होता है? मिट्टी खुद ब खुद क्या होती है? जुताई जैसी हो जाती है ना, बिल्कुल हल्की हो जाती है। तो ये फसल बच्चों बहुत अच्छी होगी। क्या होगी? फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? ज्यादा अनाज चाहिए और जल्दी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें डाल दिए क्या? रासायनिक खाद। इसमें क्या डाल दिए बच्चों? इसमें डाल दिए रासायनिक खाद। जैसे हम इसमें रासायनिक खाद डाले बच्चों, ये क्या हो गए? कीड़े मकोड़े मर गए। ये कीड़े मकोड़े मर गए। तो ये क्या हो गया? हम इनकी कद्र नहीं किए। यही बात मैं समझाना चाह रही थी कि ये संसाधन, ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें पोषक तत्व पहुंचाते हैं बच्चों, इनकी हम कद्र नहीं करते हैं। क्या होते हैं? इन्हें हम जल्दी प्लांट उगाने के लिए इन्हें हम मार देते हैं। ठीक है, पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के पीछे कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। क्यों? पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता मतलब हम लोग जनसंख्या अधिक बढ़ा रहे, जनसंख्या अधिक बढ़ा रहे तो हम लोगों को क्या चाहिए? अधिक से अधिक अनाज चाहिए। अधिक से अधिक अनाज चाहिए तो ज्यादा जल्दी फसल उगनी चाहिए। ज्यादा जल्दी फसल उगनी चाहिए तो डाल रहे रासायनिक खाद। रासायनिक खाद से हम इसको क्या ऊपर मार दे रहे। ठीक है, यही चीज आपको समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत में तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको अगर मार रहे तो भारत में क्या होना चाहिए? भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण होना चाहिए। ये कमी हुई होगी, भारत सरकार को महसूस हुई होगी। भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है हम लोग ये जानेंगे। देखिए, संरक्षण की आवश्यकता पहले समझेंगे कि हम लोग संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, संरक्षण की आवश्यकता कब पड़ती है बच्चों? जब इसका कोई इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है तब तो। अगर कोई घर में कोई टेबल पड़ा हुआ है
उस और टूटा हुआ है, उसकी हमको जरूरत नहीं है तो हम चाहेंगे कि उसको हम बनवाए नहीं, लेकिन वो अगर पढ़ने का टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ई को बुला करके उसको ठीक करवाएंगे। वहीं पर ये जो जीव है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसको पहले समझेंगे तब तो हम इसके बचाव के का कोशिश करेंगे। तो वन्य जीव और वनों में तेजी गति से हो रहे हास्य के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है, वनों में। कहाँ है, वनों में। और किसमें है, कृषि में। तो हम वन को ही तो काट रहे, रहने के लिए हम लोग के पास क्या नहीं है, आवास नहीं है, या फिर घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, या फिर उद्योग बनाने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो हम क्या कर रहे, वन को काट रहे। वन को काट रहे तो सिर्फ वनों का नाश नहीं हो रहा है, वन को काट रहे तो जीव जंतुओं का भी नाश हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वन्य जीव में वनों को तेजी से काट रहे, इसीलिए संरक्षण जरूरी है। पारिस्थितिकी विविधता, संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिकी विविधता में समझाई ना बच्चों, सपोज यहाँ पर वन कट गए, है ना, वन को हम लोगों ने काट दिया और क्या बनाया, बड़े बड़े मकान बना दिए, बड़े बड़े मकान बना दिए। क्या मकानों में सिर्फ रहने के लिए जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है, शुद्ध वायु आनी जरूरी है। शुद्ध वायु चाहिए, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, और इतने लोग रहेंगे इसके लिए भोजन भी तो चाहिए ना। बट हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग सिर्फ रहने का सोच करके पेड़ों को काट दिए। ठीक है, तो क्या बोला कि इससे क्या है, जैव विविधता बनी रहती है, किससे, पेड़ों से, इसीलिए इसको हमको संरक्षण की जरूरत है। जीवन साधन संसाधन, हमारे जीवन साध्य संसाधन वायु मृदा बने रहते हैं अगर पेड़ बने हुए हैं बच्चों। तो ये क्या करते हैं, देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रही हूँ, पेड़ों की जरूरत हम लोगों को क्यों है। देखो, ये जब पेड़ होते हैं ना, तो इनकी जड़ें ना बहुत गहराई तक पहुंचती हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो अधिक तेज पानी के बहाव से ये बहकर नहीं जाते हैं। ये इससे क्या होता है, मिट्टी बनी रहती है। मिट्टी बच्चों बनने में लाखों साल लग जाते हैं, तो जो मिट्टी है ये पेड़ों के कारण बनी रहती है। क्या बोला, जीवन साधन, हमारे जीवन में साध्य साधन क्या है, जल वायु मिट्टी। पेड़ों से मिट्टी का भी संरक्षण है, पेड़ों से हमें वायु मिल रही है, पेड़ों से वर्षा आकर्षित होती है बच्चों, जितनी अधिक। मैं आपको समझाई ना इससे पहले स्लाइड में कि इस जगह में बारिश क्यों होती है, इस जगह में बारिश इसलिए होती है क्योंकि इस जगह में वन अधिक है ना। वन अधिक होने के कारण ये क्या करती है, वर्षा को आकर्षित करती है। जब ये वर्षा को आकर्षित करती है तो उस जगह में क्या होता है, ये वर्षा के बूंदों को आकर्षित करती है तो पानी अधिक गिरता है। बच्चों तीनों चीज हो गया ना, जल की पूर्ति वनों से हो रही है, वायु शुद्ध वायु हमें मिल रहा है, मृदा ये मिट्टी को पकड़े हुए हैं यानी मृदा का संरक्षण भी हो रहा है। इसलिए हमको वनों के संरक्षण की जरूरत है। फिर जीन्स विविधता, यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन एवं वनस्पति और पशुओं में अनुवांशिक विविधता को संरक्षित पर निर्भर करता है। बच्चों ये बोला कि ये जो पेड़ है, इस पर रहने वाले पेड़ पौधे पक्षी ये भी इसी के ऊपर निर्भर है। कुछ पेड़ों के नीचे जो है वो सांप रहते हैं, वो भी इसी से संरक्षित है। इसके नीचे जो सूक्ष्म जीव है ये भी इसी से संरक्षित है। तो क्या हुआ, ये जीन्स का संरक्षण है ना, जीन्स जेनेटिक का संरक्षण है, जीव जिंदा है इसके कारण। पशुओं में अनुवांशिक विविधता भी संरक्षण है। बहुत से पशु पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर बैठते हैं। पहले देखा करेंगे बच्चों, जब हम लोग और छोटे थे तो घरों में ना गौरैया पक्षी आती थी, है ना, बहुत चहचहाती थी, दिन भर चहचहाती थी इधर उधर। मैना पक्षी, गौरैया पक्षी, तोता, ये इन पेड़ों पर ही निर्भर होती है बच्चों। गौरैया पक्षी जो होती है वो रात को आकर के इन पेड़ों की टहनियों पर बैठती है। अब ये पेड़ ही काट देंगे तो वो कहाँ पर आकर के बैठेंगी, है ना। तो क्या है कि
बहुत सारे पशुओं में, जीवों में विविधता जो है वो इन पेड़ों के कारण पाई जाती है, इसीलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। कृषि, अब हम अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। मछली पालन, जलीय जैव विविधता, मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है कृषि। ठीक है, अभी भी हम बहुत सारे पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर है, लेकिन विविधता बनी रहेगी तो हम मसाले, डिफरेंट तरह के फूल, ठीक है, इसको हम उगा सकेंगे। तो वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब जब बात इतनी जरूरी की आई तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने भारत में वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख प्रयास कर रखे हैं। कब से कर रखे हैं? 1960-70 के दशक से ही। हम लोगों को आजादी मिली है 1947 में। कब आजादी मिली है बच्चों? 1947 में। ये 13 साल बाद ही हम लोगों ने वन्य जीव के संरक्षण की बात शुरू कर दी है। 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की। ठीक है बच्चों, और मांग करने के साथ साथ हम लोगों ने बनाया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बच्चों ये ना डेट, अधिनियम का डेट ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे संबंधित अगर आप प्रश्न के उत्तर में आप इसको मेंशन करके लिखेंगे ना तो नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। अधिनियम का मतलब होता है कि एक कानून को आधार दिया, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे कानून बने, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 बना। यह अधिनियम 1972 में लागू भी किया गया। क्या किया गया? यह अधिनियम जो है वो 1972 में लागू भी किया गया। इसके मुख्य प्रावधान क्या है बच्चों? वन्य जीवों के आवास का संरक्षण करना। क्या करना? हम किस लिए इस अधिनियम को बना रहे हैं? हम इस अधिनियम को बनाने का मुख्य कारण क्या है? वन्य जीवों के आवास का संरक्षण। वन्य जीव कहाँ रहते हैं बच्चों? वन्य जीव वनों में रहते हैं। तो हम क्या किए? वनों को संरक्षण करने का काम किए। फिर शिकार पर प्रतिबंध। अब वन बच गए, अब मान लो वन जीव संरक्षण में हम क्या किए? वनों को बचा लिए, तो इस पर जो जंगली जानवर रहते हैं उनको संरक्षण का कानून बना दिए। फिर वन्य जीव आवासों पर कानूनी संरक्षण। आवास क्या है? जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है, इसको भी बचाने का हम कानून बनाए। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक। बच्चों पेड़ तो काटे गए, किसके लिए? वनों के लिए और उद्योग के लिए। जंगली जानवर जैसे हाथी, है ना, क्या? हाथी का शिकार बच्चों किस लिए होता है? हाथी का दांत करोड़ों रुपए में बिकता है ना। शेर का छाल ये बहुत एंटिक पीस होता है। हिरन का सिंग, ठीक है, हिरन का सिंग, ठीक है। एक स्क्विरल होता है, उसकी देखिएगा बहुत सारे छिलके लगे होते हैं, उसकी औषधि बनती है, तो उसकी डिमांड बहुत अधिक है। तो क्या है कि इन चीजों की डिमांड अधिक है, इसीलिए इनको मारा जा रहा था, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए क्या किए? जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई अधिनियम 1972 के तहत। इस कार्यक्रम के तहत संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर बल दिया गया और रक्षित जातियों की सूची पर भी प्रकाशित किया गया। बच्चों संकटग्रस्त मतलब क्या? संकटग्रस्त मतलब क्या? बच्चों संकटग्रस्त का मतलब होता है इन जातियों को मार मार के लोगों ने ऐसा कर दिया कि अब इनका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। हम लोग चीता क्या कर रहे हैं? चीता ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अफ्रीका के जंगलों से। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि मोदी सरकार जो है वो अफ्रीका से चीता प्लेन में करके कूनो राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां लाई है। नामीबिया से चीता ला करके भारत में रखा जा रहा है। तो ये ऐसी प्रजाति है जिनको मार मार के इन्होंने क्या कर दिया? इनकी हालत ऐसी कर दी कि अब ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? विदेशों से ला करके इसके प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन जातियों को क्या बोलते हैं? संकटग्रस्त। जो दिखने में ना हो, जो जिसकी संख्या बहुत कम हो, इसको कहेंगे संकटग्रस्त, ठीक है। तो इनके बचाव पर हम लोग क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। फिर
केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं। बच्चों इसमें दो शब्द है, एक क्या है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्य जीव पशु विहार। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, ये झारखंड है, ठीक, ये झारखंड है। झारखंड में बच्चों कोई एक जगह है जहां पर क्या पाया जा रहा है? शेर या फिर बाघ, जो भी है, एक बाघ पाया जा रहा है। तो इस जगह को हम सरकार ने क्या किया? संरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आम आदमी नहीं जाएगा। ये जंगली जगह है, यहाँ ना तो शिकार होगा, ना तो बाहरी का प्रवेश होगा, ठीक है। खाली सरकार के जो निर्धारित उस अधिकारी है यहाँ जाएंगे और इसको बचाएंगे, देखभाल करेंगे। मतलब ये जगह इनके लिए समर्पित कर दिया गया। इसे कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसकी देखरेख राष्ट्रीय करेगी। पशु विहार, वन्य जीव पशु विहार, अभी देखिएगा दलमा हाथी अभयारण्य, जिस जगह पर जो जानवर रहने के लिए है मतलब अनुकूल है, उस जगह उसके लिए संरक्षित कर देना, उसे कहेंगे वन्य जीव पशु विहार, ठीक है। विशेष संरक्षण परियोजनाएं बनाई गई है। केंद्र सरकार ने गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों के संरक्षण प्रदान करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है। देखिए अब ये हो गया कि संरक्षण के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम किया गया। अब सरकार ये देख रही है कि कोई एक जीव जंतु पर है ना, उस पर आफत आया हुआ है, उसको अगर नहीं बचाएंगे तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो उसके लिए क्या कर रही है? उसको संरक्षण प्रदान के लिए परियोजना बना रही है कि हम उसी को कैसे फोकस करेंगे, ठीक है। संरक्षित करने के लिए प्रमुख, जैसे बाघ, मैं अभी बाघ के बारे में बताई, जैसे एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा जो आसाम में ही सिर्फ मिलता है, ठीक है, उसको। कश्मीरी हिरन जो है, हांगुल, ठीक है। 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो स्वच्छ पानी मतलब नदी के पानी में, लवणीय जल जो समुद्रों में, और घड़ियाल, ठीक है, ये मगरमच्छ में आते हैं। इनको विशेष परियोजना से के थ्रू बचाया जा रहा है। और एक कौन सा? एशियाई शेर। एशियाई शेर बच्चों भारत में हर जगह नहीं मिलता है, गिर के वनों में ही मिलता है। और गिर कहाँ है? गिर हम लोग के भारत के गुजरात में मिलता है। तो इन चीजों को, ये विशेष प्रजाति हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए सरकार इन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर और आगे है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि और किस किस प्रजाति को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लगे रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ, समझते रहिए। थैंक यू।